ध्यान देना बच्चों, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डी ब्लॉक में साइज का वेरिएशन कैसा होता है। डी ब्लॉक में साइज का वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं साइज का, तो साइज के लिए हम लोग पैरामीटर का डिसाइड किया होता है। हम लोग डिसाइड किए एटॉमिक रेडियस। साइज का जब भी बात करते हैं एटम का, एटम का अपना एक रेडियस होता है, तो उस रेडियस के पैरामीटर से हम साइज को गवर्न करते हैं, ठीक है। जब हम साइज का बात करेंगे तो हम रेडियस का ट्रेंड का बात कर रहे हैं, रेडियस के ट्रेंड का बात कर रहे हैं। तो अगर आप जानते होंगे तो आप लोग रेडियस का आपको जनरल ट्रेंड पता होगा, जनरल ट्रेंड पता होगा। जनरल ट्रेंड का ऑर्डर क्या रहता है, तो ध्यान देना। तो ट्रेंड का ऑर्डर क्या होता है, तो हम जब भी ट्रेंड का ऑर्डर बोलते हैं तो उसका मतलब है कि उसका वेरिएशन अलोंग द पीरियड कैसा होगा और अलोंग द ग्रुप कैसा होगा, ठीक है। आप लोगों को पता है जब भी आप पीरियड में मूव करते हो, जब भी आप पीरियड में मूव करते हो तो होता क्या है, चलो कि जब भी पीरियड में मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, आपका प्रोटॉन इंक्रीज करता है, ठीक है। सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम रहेगा, बट सेल का नंबर कांस्टेंट होता है, बट सेल का नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जो जेड इफेक्टिव है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा यानी आपके सेल का नंबर फिक्स है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जा रहा है। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो क्या होता है, रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगा। जब भी हम बोलते हैं कि जब भी हम एलोन में पीरियड मूव करते हैं, पीरियड के लॉन्ग में क्या होता है, आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस आपका डिक्रीज होना चाहिए, रेडियस आपका डिक्रीज होना चाहिए। ये आपका जनरल ट्रेंड बोलता है। तो आपका जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग रेडियस क्या होना चाहिए, आपका घटना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं अगर डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप में होता क्या बच्चे लोग, ग्रुप में जब जाओगे तो हर बार एक नया सेल ऐड हो जाएगा, हर बार एक नया सेल ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे से नीचे मूव करते तो हर बार एक नया सेल ऐड हो जाएगा, तो नया सेल जब ऐड हो जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो डाउन द ग्रुप में जनरली क्या होता है, जेड इफेक्टिव में, जेड इफेक्टिव में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, नियरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब नीचे मूव करते हो तो आपका नया सेल ऐड होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका डिस्टेंस क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज करता जा रहा है। अल्टीमेटली आपका रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका इंक्रीज करेगा, आपका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो ये आपका जनरल ट्रेंड होता है, आपका जनरल ट्रेंड होता है, ठीक। एक और चीज ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम लोग रेडियस का या भी जो भी एटॉमिक प्रॉपर्टी का हम बात करेंगे ना, चाहे रेडियस हो चाहे अनाइशन थैल्पी हो, एक चीज हमेशा याद रखना, एक बार बार हम बात करेंगे सिल्डिंग का, ठीक है। तो सिल्डिंग क्या होता है समझे आप, ठीक है। तो आपको सिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हल्का समझना चाहिए, ध्यान देना। जब बात करते हैं चलो हम लोग सिल्डिंग का, तो सिल्डिंग का मतलब क्या होता है समझे आप। सिल्डिंग का मतलब ये होता है चलो, जब भी हम बात करते हैं किसी भी एटम में, किसी भी एटम में क्या होता है, आप प्रोटॉन डालते हो न्यूक्लियस में, ठीक। उसके बाहर में क्या होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें सेल्स में ऑर्बिट बोलते हैं उसको। तो अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करें, मेरा फोकस कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन मेरा फोकस हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा सिस्टम में, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा सिस्टम में, ठीक। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपका सिस्टम में है, ठीक है। तो होता क्या है ध्यान देना, अगर मेरा फोकस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेरा फोकस में ले लेते हैं, तो होता क्या है, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन में डाल दिया हो, तो 2 8 2 मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 12, तो 12 प्रोटॉन होगा, तो 12 प्रोटॉन सिस्टम में दिखाया देते हैं हम लोग कि आपके पास 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो 12 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो मेरे ग्रीन मार्क से मार्क किया उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। 12 का 12 प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करने वाला है, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक। और इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन पे मेरा फोकस है, तो उसके अलावा अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एक रिपल्सन फोर्स करेगा, तो बाकी 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 उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, बाकी उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये नेट नेट सिस्टम होता है, नेट ऐसा कुछ हो रहा है, यानी प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को सिल्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, बाकी बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल करना चाह रहा है, उसको सिल्ड करना चाह रहा है, ब्लॉक करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिल्डिंग करना, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको पता है कि सिल्डिंग, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे चलो, ऑर्बिटल्स में होता है। तो ऐसा बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
जाएगा एस में, एस का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक प्रोटॉन भी जाएगा सिस्टम में, ठीक है। ये दोनों सिस्टम जो है, दोनों सिस्टम ऐसा कुछ बना लेगा, ये दोनों सिस्टम मिलके, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हर जगह फैला हुआ है, और प्रोटॉन का जो चार्ज क्या हो, सेंटर पे लोकलाइज है, सेंटर पे लोकलाइज है, ठीक। तो ये सिस्टम आपको ऐसा दिख रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि माइनस क्यू बाहर में और प्लस क्यू सेंटर पे, माइनस क्यू पूरे हर जगह फैला हुआ है। इस सिस्टम का नेट फोर्स क्या होता है, तो बाहर में अगर कोई चार्ज होगा, तो बाहर में कोई चार्ज अगर Q1 मानते हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स इनके कारण क्या होगा, तो इनके कारण जीरो होगा, क्योंकि जिस फोर्स से कि माइनस के उसको, अगर मान लेते हैं चार्ज माइनस माइनस Q1 है, तो जिस फोर्स से माइनस Q1 उसको रिपेल करेगा, उसी फोर्स से क्या होगा, उसी फोर्स से प्लस Q1 उसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स का वैल्यू क्या बराबर होता है, तो बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, दोनों फोर्स क्या होता है, कैंसिल कर जाता है। तो ये आप लोग फिर से पढ़े हो, आप इसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू सिस्टम बाहर में किसी चार्ज को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये जो माइनस क्यू जो बाहर रखा हुआ है, उसको आप सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो फॉर आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ आपको दिख रहा है कि एस में जो इलेक्ट्रॉन आप डालते हो, उसे कारण प्रोटॉन भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा उतना प्रोटॉन भी जाना पड़ेगा सिस्टम में। तो हम देख रहे हैं कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सिस्टम में, अब प्रोटॉन कहाँ गया, न्यूक्लियस में गया हुआ है। तो ध्यान देना, ये दोनों मिलके अगर मान ले बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर लेगा। एस का इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया है, और प्रोटॉन कहाँ गया, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन कहाँ गया है, न्यूक्लियस में। दोनों मिलके ऐसा सिस्टम बना देगा क्या, तो आपको दिख रहा होगा दोनों मिलके इस तरह का सिस्टम बना सकता है। तो हम बाकी प्रोटॉन का बात नहीं कर रहे हैं, मे बी सिस्टम में 5 और भी प्रोटॉन होगा, हम बात कर रहे हैं जो एस में इलेक्ट्रॉन गया उसका, उसके कारण जो प्रोटॉन गया सिस्टम, उसका बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो एस का जो इलेक्ट्रॉन है, एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर सकता है, अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर सकता है, मतलब इस प्रोटॉन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ये रिपेल करके बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर सकता है, यानी एस का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को शील्ड कर सकता है, परफेक्टली शील्ड कर सकता है, ठीक है। तो एस का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को परफेक्टली शील्ड कर सकता है, ठीक है। मे बी हम लोग पूरा का पूरा सही नहीं हो, क्योंकि एटम में थोड़ा सा और भी चीज हमको सोचना पड़ेगा, बट आपको सिंप्लीफाई करके मैं समझा रहा हूँ कि उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक कर सकते हो। आप लोग ये पढ़े हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे आप लिंक कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है इस ऑर्बिटल का, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, तो अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं कि एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा परफेक्टली बैलेंस इट्स फोर्स 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 ऑफ इट्स प्रोटॉन मतलब इसके कारण जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में गया उसका बात कर रहा है, यानी इसमें जब इलेक्ट्रॉन डालोगे उसके कारण कहीं नहीं कि न्यूक्लियस में क्या जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, तो उस प्रोटॉन का हम बात कर रहे हैं। जब बोल रहे इट्स प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन मतलब क्या, एस में जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो उसके कारण जो प्रोटॉन डालोगे सिस्टम में, उस प्रोटॉन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं पी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो पी में होता है क्या है, तो पी का शेप कैसा होता है, डबल टाइप का, इसको भी नियरली स्फेरिकल मान लेते हैं, इसको भी नियरली हम क्या मान लेते हैं, स्फेरिकल। तो आप ये नियरली क्या होगा, स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इसको डॉटर कनेक्ट कर दो तो स्फेयर बन सकता है। तो ऐसा बोला गया है कि पी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, अपने प्रोटॉन को बैलेंस करने में कैपेबल होता है, ठीक है। या ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पी, इसके कारण केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन या फिर कोई भी स्पेशल केस नहीं आता है, ठीक है। तो जब स्पेशल केस नहीं आएगा तो उसको हम ऑलमोस्ट उसको मतलब ऐसा कर लेंगे, ज्यादा कुछ उसका इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो हम ऐसे इसको मान सकते हैं कि पी का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को ऑलमोस्ट क्या होगा, बैलेंस कर लेगा, यानी पी का जो इलेक्ट्रॉन होगा और उसके कारण जो सिस्टम में प्रोटॉन गया होगा, ठीक है, ये दोनों मिलके बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑलमोस्ट क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको रिपेल कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और उसको प्रोटॉन क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नियरली क्या होता है, हल्का से ज्यादा होता है रिपल्सन, ये नियरली क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या आता है, डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में ध्यान देना,
और बात करते हैं डी का, तो डी में ध्यान, डी का शेप कैसा होता है, डबल डबल टाइप का, यानी इस तरह का होता है। तो डी का जो शेप होता है काफी ओपन होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एस का शेप क्या स्फेरिकल है, यानी सेंटर को क्लोज किया हुआ है, यानी सेंटर के लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है। डी में हल्का सा ओपनिंग स्टार्ट हुआ, सेंटर के लिए हल्का सा ओपनिंग स्टार्ट हुआ। डी में शेप और ज्यादा फैला, मतलब डिफ्यूज हुआ, सेंटर जो है सेंटर पॉइंट है उसके लिए ओपनिंग के लिए काफी ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो बोला गया है कि डी का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण जो प्रोटॉन गया हुआ सिस्टम में, उसके कारण जो प्रोटॉन गया हुआ सिस्टम में, तो मान लेते हैं कि पी मतलब अपना प्रोटॉन गया सिस्टम में, ये दोनों मिलके बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो बाहर में इलेक्ट्रॉन पे अगर बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ऐसा देखा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन का, वो अपने इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी रिपल्सन फोर्स से काफी ज्यादा होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी का जो इलेक्ट्रॉन है, डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन के फोर्स को क्या कर सकता है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोलते हैं कि डी का इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग होता है पुअर, ठीक है, डी के इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग होता है पुअर, ठीक है। सिमिलरली एफ का शेप और ज्यादा डिफ्यूज होगा, एफ का शेप और ज्यादा डिफ्यूज होगा तो वो और ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करेंगे एफ ऑर्बिटल का, ठीक है, तो पहले डी के लिए लिख देते हैं, तो लिखेंगे ऐसा कि डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शिल्डिंग। पुअर शिल्डिंग का मतलब क्या है कि डी के इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रोटॉन गया होगा, तो सिस्टम में जो प्रोटॉन गया होगा उस प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को, उस प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को ये बैलेंस नहीं कर पाया, तो डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग। तो ऐसा आप सोच सकते हैं डी का जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो प्रोटॉन गया सिस्टम है उसके फोर्स फील्ड को डी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक नेट इनवर्ड क्या होगा, अट्रैक्शन फील करेगा, एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम एफ का, तो ध्यान ना, अगर हम एफ का बात करेंगे तो एफ का अगर बात करते हैं तो एफ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो और ज्यादा क्या होगा, एफ ऑर्बिटल और ज्यादा डिफ्यूज है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ के इलेक्ट्रॉन्स का शिल्डिंग और पुअर होता है, ठीक है, हैव वेरी पुअर शिल्डिंग, हैव वेरी पुअर शिल्डिंग। तो शिल्डिंग के मामले में क्या होता है, और ज्यादा कमजोर होगा, और ज्यादा कमजोर होगा, यानी एफ का जो इलेक्ट्रॉन है अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बाहर वाले क्लाउड पे अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आउटर मोस्ट जो सेल है उस पर अट्रैक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रॉन हैव वेरी पुअर शिल्डिंग, ठीक है। इसका इम्पैक्ट देखो, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री में जहां जहां स्पेशल केस आएगा उसका कहीं ना कहीं शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, ठीक है। तो बस ये आप लोग को रफली समझा दिया गया कि इस तरह आप सोच सकते हो। अपने काम का चीज क्या है आपको पता होना चाहिए कि डी और एफ का इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग होता है पुअर। इसका मतलब क्या है, डी का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के फोर्स फील्ड को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो आउटर मोस्ट क्लाउड है, जो आउटर मोस्ट क्लाउड होता है, ठीक है, मान लो आउटर मोस्ट क्लाउड है, यहाँ पे तुम डी भरा है, यहाँ पे मान लेते डी में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन गया, इस डी के 5 इलेक्ट्रॉन के कारण 5 प्रोटॉन गया हुआ सिस्टम है, इस 5 प्रोटॉन का जो फोर्स है अट्रैक्शन का फोर्स है, और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, ये जो आउटर मोस्ट क्लाउड होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या डोमिनेट करता होगा, रिपल्सन, यानी ये जो 5 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है अपने 5 इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन फोर्स पे क्या होगा, भारी पड़ जाएगा। ये आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, ये आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। ये रहेगा आपका पुअर शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देंगे इसका इम्पैक्ट, तो इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, तो ध्यान देना आप लोग। एप्लीकेशन देखोगे तो हम लोग को जनरेटर समझ में आ चुका है, हम लोग को जनरेटर समझ में आया कि लॉन्ग द पीरियड में क्या है, लॉन्ग द पीरियड में आपका रेडियस क्या होना चाहिए, चलो घटना चाहिए, तो रेडियस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और डाउन रूप में बढ़ना चाहिए, ये आपका जनरल ट्रेंड है। अब देखते हैं अब देखते हैं कि डी ब्लॉक इसको ओबे कर रहा है कि नहीं ओबे कर रहा है, डी ब्लॉक इसको ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ध्यान देना, तो डी ब्लॉक में अगर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का, डी ब्लॉक में अपना पहला डी सीरीज का हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डी सीरीज का अगर हम बात करेंगे किसका बात करना चाह रहे हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का। स्कैंडियम से जिंक में इसका साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, यानी लगातार क्या होगा, घटना चाहिए था, बट ऐसा होता है क्या,
बट ऐसा होता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो चेक करोगे आपको थोड़ा सा, आप लोग डाटा चेक करो थोड़ा सा। तो डाटा आपके नोट्स में दिया हुआ है, नीचे का टेबल मैंने डाल दिया है, आप एक बार चेक करो डाटा को। यहाँ देखोगे तो रेडियस देखो यहाँ पे, स्कैंडियम में बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम देखोगे, स्कैंडियम में साइज कितना दिया हुआ है 164, फिर घटा है, घटा है, घटा है, फिर देखो बढ़ गया, एम कब बढ़ गया, फिर देखोगे फिर घट गया है, घट गया है, ठीक है। फिर देखना ऑलमोस्ट नियरली कांस्टेंट है, यानी आयरन कोबाल्ट निकल कांस्टेंट है, फिर कॉपर का बढ़ गया, जिंक और बढ़ गया, जिंक और ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इसको रीजन आउट करते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलो इसका रीजन अगर देखेंगे तो ध्यान देना, तो हम लोग को सीखना क्या है कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का साइज का वेरिएशन में जो ट्रेंड होना चाहिए था ट्रेंड से डिफर कर रहा है, डिफर क्यों कर रहा है समझा पे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हो क्या रहा है, डी ब्लॉक में जब भी आप मूव करोगे, डी ब्लॉक कहीं का भी हो, ठीक है, डी ब्लॉक मतलब कोई फैमिली, डी ब्लॉक मतलब या तो 3D फैमिली, चाहे 4D फैमिली, चाहे 5D फैमिली, या चाहे 6D फैमिली, कोई भी फैमिली में अगर आप मूव करते हो अलॉन्ग द पीरियड में, या मूवमेंट हो रहा है आपका पीरियड के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, तो हो गया पहले आपका क्या होता है साइज घटता है, ठीक है। फिर देखोगे साइज क्या है नियरली कांस्टेंट होता है, और फिर लास्ट में साइज बढ़ता है, ठीक है। लास्ट के 2 एलिमेंट में साइज का इंक्रीज होता है, तो इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान देना, इसका रीजन समझो आप, यहाँ पे वो रीजन समझाने की कोशिश किया हो गया होगा। तो रीजन क्या है इसका, वो ध्यान देंगे हम लोग। तो पहला एक्सेप्शन होता है, ठीक है, तो ध्यान देना, पहले समझो कि एक्चुअली ऐसा होने वाला क्या है। तो आपका कोई भी जो डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो होता है चलो n-1 डी एन, तो होता है NH2, ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो होता क्या है कि अगर मान ले तुम्हारे पास पहले पहले एस फिलअप हो जाता है, फिर डी फिलअप होता है, यानी पहले आपका एस का फिलअप हो चुका है और फिर डी का फिलअप चालू होगा। जब डी का फिलअप चालू होता है तो क्या होता है, पहले आपका डी में सब सिंगली भरता है, सिंगली सिंगल इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, यानी पहले सारा ऑर्बिटल क्या होगा, पहले सारा ऑर्बिटल सिंगली सिंगली फिलअप होता है, और फिर क्या होता है, फिर पेयरिंग करते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, चलो पेयरिंग ऑफर करता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फिलिंग का तरीका हो गया। अब होता क्या है, जैसे आप इसको ऐसे समझ कि आपका बाहर बाहर में एस का फिलअप हो चुका है, यानी बाहर में एस एस में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी इसको हम S2 है, S2 को हम ऐसा दिखा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। और जो डी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 4s होगा तो अंदर में क्या होगा, आपका थर्ड में डी होगा, यानी उसका डी अंदर होता है ना NS, और यहाँ पे क्या लिखा है N-1, यानी अगर S होगा 4s2 तो अंदर में डी क्या होगा 3D होगा, अगर N होगा 5s2 तो अंदर का डी क्या होगा 4D होगा, यानी 4D में इलेक्ट्रॉन भर रहा होगा। यानी S के फिलअप के बाद आपका डी का फिलअप होता है, और जो डी का फिलअप होता है वो अंदर वाले सेल में होता है, यानी यहाँ पे डी होगा। जब डी में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपका पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, जब डी में इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो ना, तो पहली बात है कि आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी जा रहा होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जा रहा होगा तो क्या होगा, जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन डालोगे आपके पास प्रोटॉन ही बढ़ेगा, इस प्रोटॉन का फोर्स को डी का इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाया तो क्या होगा, बाहर में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज घटना चाहिए, तो साइज घटना चाहिए। तो कॉमन चीज है कि जब भी आप अलोंग द पीरियड में जाते हो तो साइज घटता है, वही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब ध्यान देना, ये कब तक होगा, ये कब तक होता है, जब आपका D1 से D5 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D1 से D5 तक जब आप फिलअप कर रहे हो तो ऐसा होगा, ठीक है। D1 से D5 में क्या होता है कि जैसे आप सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ठीक है, तो सिस्टम जब इलेक्ट्रॉन डालोगे बच्चे लोग, तो आपके सिस्टम में क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो आपके सिस्टम प्रोटॉन जा रहा होगा, इस प्रोटॉन का फोर्स को डी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करो तो क्या होगा, सेल साइज घटेगा। जैसे ही आप वैनेडियम तक गए तो ऐसा हो रहा है। क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम में अल्टीमेटली क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए था D4 और S2 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था क्रोमियम में,
लेकिन क्रोमियम में होता क्या है कि आपका एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी में, एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी में, ठीक। एस का इलेक्ट्रॉन जब डी में जंप कर जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा क्रोमियम में, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रोमियम में D4 होना चाहिए था, लेकिन अचानक से क्या होगा, D5 हो गया। अब D5 हो गया तो ज्यादा पोर शील्डिंग हो गया, मतलब होना चाहिए था एक का इंक्रीज प्रोटॉन का डी में, लेकिन हो गया 2 का इंक्रीज। जब 2 का इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ चुका है उसका फोर्स को एक D5 और ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो आपका रैपिडली साइज डिक्रीज होता है। यानी देखना, वैंडियम से लेकर क्रोमियम में साइज घटता है, ठीक है, घटेगा, ठीक। अब बात करते हैं Mn का। अगर आप बात करते हैं Mn का तो ध्यान देना Mn में क्या होता है कि Mn में जब बात करें बच्चों तो Mn में क्या होता है कि Mn में, अगर आप Mn में ध्यान देना तो Mn में क्या होता है बच्चों लोग, Mn का जब बात करो तो Mn में होता क्या है कि Mn में D5 ही रहता है, और अगला टर्म जो होता है क्रोमियम के बाद, क्रोमियम में क्या था, तो क्रोमियम में D5 था और बाहर में S में इलेक्ट्रॉन चला गया, बाहर में S में एक इलेक्ट्रॉन था। Mn में क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाके कहाँ जाता है, S में चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो पुअर शील्डिंग का जो बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा, यानी क्रोमियम से Mn में जाने में जेड इफेक्टिव का रोल कम हो जाता है। अब जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा आपका लिंक नहीं करेगा, ठीक है। यानी अल्टीमेटली Mn क्रोमियम से Mn में आप जंप करोगे तो इलेक्ट्रॉन आप डालो S में। अब S में एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें तुम उसका पेयरिंग कर दियो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेम सबसेल यानी सेम ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन के कारण क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पुअर शील्डिंग का जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्रोमियम से लेके Mn में कोई ज्यादा इंक्रीज तो है नहीं, इसलिए क्या होता है, ये क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाता है, साइज क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी क्रोमियम से Mn में साइज का इंक्रीज होने का रीजन ये हो जाएगा, क्रोमियम से Mn में साइज होने का इंक्रीज होने का रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान ना, जब भी हम D1 से D5 तक मूव करते हैं तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा सिंगली फिलअप होता है, उसका मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइज घटेगा। इसमें एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो क्रोमियम और Mn में एक्सेप्शन था, Mn का साइज बड़ा हो जाता है। रीजन आपको समझा दिए, रीजन आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं डीसी से D8 तक। तो डीसी से D8 तक में होता क्या है, ध्यान दोगे, जब डीसी से D8 तक हम बात कर रहे हैं तो उसमें देखोगे तो आपका, देखो जब तक आप D5 तक गए हो तब तक सिंगली सिंगली फिलअप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप डीसीस में क्या करो, पेयरिंग करोगे, तो पेयरिंग से क्या होता है कि आपका देखो, पेयरिंग पेयरिंग मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन को आप सेम जगह डाल दे रहे हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, लाइक चार्ज होता है, तो ये आपस में एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। तो पहले क्या था, पहले पहले भी एक रिपल्सन फोर्स है, पर पहले क्या था कि रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा था, कब तक, D1 से लेकर D5 तक, ठीक। डीसी से लेकर D8 तक में क्या होता है ना कि अब जब पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें तो कोई ज्यादा वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, बट जो फोर्स ऑफ रिपल्सन उसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है। ऐड मतलब आप जो पेयरिंग करो तो पेयरिंग करें, रिपल्सन एक एक्स्ट्रा आएगा, उसके कारण क्या होता है, अपने अपनी जगह को फैलाना चाहता है या अपने आप को इंक्रीज करना चाहता है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड कर रहे हैं, सर दैट दोनों क्या होता है, दोनों आपस में नियरली इक्वल होना स्टार्ट होता है। तो जब तक आप पेयरिंग करोगे ना तब तक आपका साइज नियरली कांस्टेंट रहेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में क्या हो रहा है, बैलेंस करते जा रहा है। तो वही चीज आप देख रहे होगे, कोबाल्ट, आयरन और निकल का साइज क्या होता है, नियरली सेम होता है, तो उसका रीजन हो जाएगा क्या, कि सबका सब क्या हो रहा है, अपने फोर्स को क्या रहा है, बैलेंस करते जा रहा है, क्योंकि पेयरिंग होने से, ठीक है। ये समझा हुआ कि जब आप पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपका एक पेयरिंग रिपल्सिव प्रोसेस है, तो पेयरिंग अपना एक रिपल्सिव प्रोसेस है, उसमें क्या होगा कि आपका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा एक्स्ट्रा, सच दैट अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स आपस में क्या होता है, बैलेंस करना स्टार्ट होता है, तो साइज क्या हो, नियरली सेम होता है। इसी का इम्पैक्ट क्या होता है कि जब साइज नियरली सेम होगा तो आयरन कोबाल्ट निकल का साइज नियरली सेम होगा तो क्या होगा, इनका मिक्सिंग करना बहुत आसान होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आयरन कोबाल्ट निकल का एलॉय बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एलॉय फॉर्मेशन के लिए आपका साइज सिमिलर होना चाहिए तभी वो मिक्सिंग प्रॉपर करेगा, ठीक है। तो आयरन कोबाल्ट निकल का जो देखोगे ये ऑलमोस्ट एक साथ ऑकर करता है, ऑलमोस्ट एक साथ ऑकर करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, तो ऑलमोस्ट आई आपका एक साथ ऑकर करता है। इसलिए देखना कि अगर ओल्डर नोमेनक्लेचर देखोगे तो ओल्डर नेमिंग में इनको रखा गया था ग्रुप नंबर 8 में, इनके लिए एक रखा हुआ था ग्रुप नंबर 8, यानी तीनों का ग्रुप सेम माना गया था, क्योंकि ये तीनों एक साथ ऑकर करता है, तीनों एक साथ ऑकर करता है, ठीक है।
ये रहेगा आपका सिचुएशन। अब बात करते हैं D9 D10 में क्या होता है। तो D9 D10 में समझिए आप, तो बात करूंगा D9 D10 में, तो ध्यान देना D9 किसका है, कॉपर का है। तो कॉपर में होता क्या है कि कॉपर में होना चाहिए था एक पेयरिंग, कॉपर ऐसा होना चाहिए था, कॉपर आपका ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता है क्या, 394:2 होना चाहिए था, बट आपको पता है कि इसमें एस का इलेक्ट्रॉन जंप करता है डी में, तो ऐसा हो जाता है। यानी होना चाहिए था एक पेयरिंग, D8 के बाद D9 मतलब एक पेयरिंग और होना चाहिए था, बट हो जाता है 2 पेयरिंग। यानी आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं आपका D8 के बाद D9 में एक पेयरिंग एक्स्ट्रा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि आपका 2 पेयरिंग हो जाता है, 2 पेयरिंग हो जाता है डी में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिपल्सन फोर्स और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होता है, रिपल्सन फोर्स और बढ़ेगा, तो इस केस में अट्रैक्शन के ऊपर रिपल्सन भारी पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए निकल के बाद कॉपर में आपका रेडियस इंक्रीज कर जाता है। ठीक, अगर बात करते हैं जिंक का, तो जिंक में क्या है, जिंक में डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, जिंक का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर से एस में जाएगा। तो जिंक में डी में इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो अल्टीमेटली इसका कोई फैक्टर तो रहा नहीं। अब बाहर का एस में पेयरिंग हुआ, तो एस में जब पेयरिंग होगा, पेयरिंग एक रिपल्सिव प्रोसेस है, पेयरिंग प्रोसेस का रिपल्सिव प्रोसेस है, तो क्या होगा, साइज का इंक्रीज और ज्यादा फर्दर होगा। तो आपका साइज और ज्यादा फर्दर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपका साइज क्या होगा, चलो और ज्यादा फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। वही समझाया गया है। हाँ, तो जब आपका जिंक मूव करोगे तो साइज बढ़ने का आपको रीजन समझा दिया गया है। ठीक है, यानी जब आप यहाँ से सिमेशन टू D10 यानी पेयरिंग ऑकर इन द s ऑर्बिटल, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जिंक का जो साइज है फर्दर इंक्रीज कर जाता है, फर्दर जिंक का साइज और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इसका रीजन हुआ, ये इसका रीजन हुआ था। अलोंग द पीरियड में किसी भी डी सीरीज में देखोगे ना, तो ऐसा ही चलता है, चाहे वो 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, सारे में तुम सेम रीजन को एक्सटेंड कर सकते हो, सारे में तुम सेम रीजन को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, यानी हर में क्या होगा, हर में क्या होगा कि आपका पहले का 5 एलिमेंट तक क्या होगा, साइज घटेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ चलेगा, पहले आपका घटेगा, फिर नियरली कांस्टेंट, और लास्ट में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यानी किसी भी डीसी में ऐसा ही चलेगा, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, ये हम लोग डी ब्लॉक अलोंग द पीरियड के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है।